वेलकम टू एनसीईआरटी वी यूपीएससी। एनसीईआरटी वी यूपीएससी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस, ये जो वीडियो है ये क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत बेनिफिशियल होने वाली ही है, लेकिन उसके साथ ही साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी ये वीडियो होने वाली है। बहुत कंटेंट इसके अंदर है। देखिए, हम जो भी वीडियो बना रहे हैं यहाँ पे, हम हर एक चैप्टर को डिटेल में इन डेप्थ हम रीडिंग कर रहे हैं कि क्वेश्चंस जो है सीबीएसई किसी भी टाइप के क्वेश्चन पूछे, आप अगर ये वीडियोस देखते हैं और अगर जैसे हम रीड कर रहे हैं उस तरीके से आप इसको फॉलो करते हैं तो किसी भी टाइप के क्वेश्चन कहीं से भी पूछे आप 100% स्कोर कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम स्टार्ट करते हैं इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस, चैप्टर नंबर 4 क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस। देखिए, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस, सबसे पहले तो जैसे इस चैप्टर का नाम है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस, मतलब इंडिया के दूसरे देशों के साथ में संबंध। एक्सटर्नल मतलब हमारे इंडिया के बाहर के जो देश हैं, कंट्रीज हैं, चाहे वो कोई सी भी कंट्रीज हो, सुपर पावर्स हो या डेवलपिंग कंट्रीज हो, डेवलप्ड कंट्रीज हो, कहीं पे भी कंट्रीज हो, उनके साथ में हमारे कैसे रिलेशंस रहे हैं। इंडिया को जब से इंडिपेंडेंस मिली, सिंस वी गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम 1947 टिल नाउ, व्हाट हैज बीन द रिलेशन ऑफ इंडिया विथ अदर कंट्रीज, कौन सी हमने जो पॉलिसीज हैं वो फॉलो की हैं एक्सटर्नल रिलेशंस बनाने में, वही आपको इस पूरे चैप्टर के अंदर बताएगा। सबसे पहले देखिए, चैप्टर जब शुरू होता है आपको बता रहा है इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट। इंडिया को जब आजादी मिली तो उस ड्यूरेशन में आप सबको पता है, क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड चल रहा था। इट वाज द टाइम पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर। आपको पता है कोल्ड वॉर जो स्टार्ट हुई थी वो स्टार्ट हुई थी 1945 में, जब वर्ल्ड वॉर सेकंड एंड हुई तभी से कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई और ये चलती रही 1991 तक, जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ। तो कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में ग्रुप बन रहे थे, और ग्रुप्स कौन से थे? टू डोमिनेटेड ग्रुप थे ऑब्वियसली। एक तरफ यूएसए लीड कर रहा था और एक तरफ यूएसएसआर लीड कर रहा था। उस एक टाइम पीरियड में, उस एक टाइम फ्रेम में, वैसी सिचुएशन में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी। तो आप सोच के देखिए, जब आप भी किसी स्कूल में पढ़ रहे हो या आप कहीं पे कहीं ऑफिस में वर्क कर रहे हो और आपको पता है कि दो डोमिनेटेड ग्रुप्स हैं वहां पे आपके क्लास के अंदर या किसी में, तो ऑब्वियसली सर्वाइवल के लिए, कहीं को सर्वाइवल इन सेंस किसी भी टाइप का सर्वाइवल हो, आपको किसी ना किसी एक ग्रुप में ज्वाइन करना होगा। अगर आपके पास ये ऑप्शन हो तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली किसी ना किसी एक ग्रुप को ज्वाइन करोगे। या आपके पास एक तीसरा ऑप्शन है कि आप कहो कि भाई मैं इन दोनों ही ग्रुप को ना ज्वाइन करके न्यूट्रल रहूंगा। और इंडिया ने 1947 में जब आजादी मिली तो यही पॉलिसी अडॉप्ट की। कैसी पॉलिसी? न्यूट्रल रहने की। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको एक बहुत शानदार पिक्चर दे रहा है। ये देखिए पिक्चर है, आप इस पिक्चर को जब देखेंगे तो हालांकि लेफ्ट ही लेफ्ट में अगर आप देखें तो जवाहरलाल नेहरू हैं, जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं। ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर आपको नॉन अलाइन मूवमेंट उसके बारे में बता रही है। इस पूरे चैप्टर के अंदर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है उस पर बहुत एम्फसाइज किया गया है कि इंडिया जो था उसने ना यूएसएसआर का ग्रुप ज्वाइन किया ना यूएसए का ग्रुप ज्वाइन किया, और वो क्या रहा? न्यूट्रल रहा, नॉन अलाइन। क्योंकि हमारे सामने एक सिचुएशन थी, अगर हम यूएसएसआर का ग्रुप ज्वाइन करें तो यूएसए हमारे अगेंस्ट हो जाएगा, और अगर हम यूएसए का ग्रुप ज्वाइन करें तो यूएसएसआर हमारे अगेंस्ट हो जाएगा। और हमें तो बिल्कुल इंडिपेंडेंस मिली ही थी, हम तो बिल्कुल न्यू थे उस सिचुएशन में, तो हम कोई ऐसी सिचुएशन अडॉप्ट नहीं कर सकते थे कि वॉर लाइक सिचुएशन। तो हमने क्या पॉलिसी अडॉप्ट की? हमने वो पॉलिसी अडॉप्ट की कि हम क्या करेंगे, दोनों ही कंट्रीज से प्रॉफिट लेंगे, दोनों ही कंट्रीज हमारी फ्रेंड। इस पिक्चर में कुछ और इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, और ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, विच वर द इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ नाम, या हु वर द फाउंडर्स ऑफ नाम। तो ये आपको 5 जो इंपॉर्टेंट लीडर्स दिख रहे हैं, ये फाउंडर्स हैं नाम के। अब इसमें कौन कौन है देखिए, सबसे पहले तो जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद में यहां पे आपको ये पूरी डिटेल दी गई है कौन कौन है। नेहरू हैं, फिर नेक्रुमाहा फ्रॉम घाना, फिर नासिर फ्रॉम इजिप्ट, अब्दुल नासिर जो थे इजिप्ट के, उसके अलावा सुकार्नो फ्रॉम इंडोनेशिया एंड टीटो फ्रॉम
मार्शल टीटो फ्रॉम यूगोस्लाविया। तो नेहरू, नक्रुमह फ्रॉम घाना, नासिर फ्रॉम इजिप्ट, सुकार्नो फ्रॉम इंडोनेशिया एंड मार्शल टीटो फ्रॉम यूगोस्लाविया। ये 5 इंपॉर्टेंट फाउंडर्स थे नाम के। अब आप कहोगे सर अभी तक तो नाम का टॉपिक ही नहीं आया, और हमने स्टार्टिंग में चैप्टर जब स्टार्ट हुआ है तो नाम के बारे में हम पढ़ने लग गए। देखिए, क्योंकि ये पिक्चर सबसे स्टार्टिंग में जब चैप्टर स्टार्ट होता है एनसीईआरटी का, इस चैप्टर के आपको सबसे स्टार्टिंग में दी हुई है, इसलिए बहुत ये जो चैप्टर है ये भी एम्फसाइज कर रहा है नाम पर, और आपको पता होना चाहिए कि नाम क्या था। और चैप्टर को हम शुरू करें, क्योंकि चैप्टर का टाइटल क्या है, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, और हम एक्सटर्नल रिलेशन क्या देख रहे हैं, सिंस इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद से हमारे एक्सटर्नल रिलेशन कैसे रहे। तो क्योंकि इंडिपेंडेंस 1945 में मिली थी, उस टाइम में वर्ल्ड जो था 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, और हमने नॉन अलाइंड की पॉलिसी अडॉप्ट की थी, इसलिए मैंने नाम के बारे में सबसे पहले एम्फसाइज किया कि नाम इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का, कि हमने नाम को अडॉप्ट किया था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को अडॉप्ट किया था। और कौन थे इंपॉर्टेंट लीडर्स, सभी वापस बताइए कौन है इंपॉर्टेंट लीडर्स। जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल शाबाश। नक्रुमह कहां के थे, ये घाना के। और ये नासिर साहब हैं, ये कहां के थे, इजिप्ट के, शाबाश, मिस्र है ना, इजिप्ट को मिस्र कहा जाता है हिंदी में। और उसके अलावा मार्शल टीटो कहां के, यूगोस्लाविया के, और सुकार्नो इंडोनेशिया के। तो ये इंपॉर्टेंट 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे नाम के। क्वेश्चन क्या आ सकता है, हु वर द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ नाम, व्हाट वाज नाम, नाम क्या था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ड्यूरिंग द बाइपोलर जो आपका वर्ल्ड था, ड्यूरिंग द बाइपोलर सिस्टम, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है ना, जिसमें कंट्रीज ज्वाइन दिस मूवमेंट टू नॉट टू हैव एनी काइंड ऑफ ग्रुप। हालांकि बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये भी एक तरीके का ग्रुप ही था, नाम भी, कि भाई इन्होंने अलग से एक ग्रुप बना लिया कि हम किसी ग्रुप को ना ज्वाइन करेंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री इसकी। चलिए अभी रीड करते हैं इस चैप्टर को अच्छे से। तो देखिए, इंडिया वॉज बोर्न इन अ वेरी ट्राइंग एंड चैलेंजिंग इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट। The world had witnessed a devastating war and was grappling with issues of reconstruction. हालांकि यहाँ पे जो ये वर्ड आया है उसको लेके हमारे सभी के दिमाग में ये होगा कि सर इंडिया वाज बोर्न इवन इन इट्स मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। हमारी जो सिविलाइजेशन भी अगर हम लिटरली उस तरीके से फैक्चुअल भी अगर बात करें तो 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन में से है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये तो बहुत पुराना इंडिया बोर्न हो चुका था, क्या है, नेशन है। लेकिन यहां पे कॉन्टेक्स्ट में अगर हम रीड कर रहे हैं तो ये बता रहा है आजादी का, ब्रिटिशर्स से आजादी का। तो इंडिया को जब आजादी मिली ब्रिटिशर्स से 1947 में, तो एक डिफिकल्ट सिचुएशन, चैलेंजिंग सिचुएशंस थी इंडिया के सामने। वो चैलेंजिंग सिचुएशन क्या थी कि पूरा वर्ल्ड जो था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड का एंड हुआ था, कब हुआ था, 1945 में, और इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, 2 साल के अंदर अंदर इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली। क्योंकि वर्ल्ड में बहुत क्राइसिस चल रहे थे, ग्रुपिज्म फॉर्म हो रहे थे, और ऐसा भी लग रहा था शायद और तीसरी वॉर भी हो जाए, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए, क्योंकि कोल्ड वॉर की सिचुएशन थी। 2 पावर्स जो सुपर पावर्स थी, यूएसएसआर और यूएसए, एक दूसरे के आमने सामने थी। तो ये बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन थी। और इसी ड्यूरेशन में अनदर अटेम्प्ट टू एस्टैब्लिश एन इंटरनेशनल बॉडी वाज अंडरवे। आपको पता है हम यूएन की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की, वो इसी ड्यूरेशन में फॉर्म हुआ था 1945 में, जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुई थी तब। और एक उसकी शुरुआत थी, इतना सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था उस ड्यूरेशन में। लीग ऑफ नेशन जो इससे पहले थी वो फेल हो चुकी थी, है ना। तो इसीलिए वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में इंटरनेशनल बॉडी भी जो है एक इतना कैपेबल नहीं थी। तो सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी वर्ल्ड ऑर्डर की अगर हम बात करें तो। मैनी न्यू कंट्रीज वर इमर्जिंग एज अ रिजल्ट ऑफ द कोलैप्स ऑफ कॉलोनियलिज्म। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये वाली लाइन, और इसमें इंडिया भी आता है, बिकॉज इंडिया ऑल्सो इमर्ज्ड एज ए नेशन बिकॉज ऑफ द कोलैप्स ऑफ कॉलोनियलिज्म, बिकॉज वी वर ऑल्सो द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स। हम भी क्या थे, ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थे। तो बहुत सारी नई कंट्रीज जो हैं वो अमर्ज हुई, एंड मोस्ट न्यू नेशंस वर ट्राइंग टू कम टू टर्म्स विद द ट्विन चैलेंजेस ऑफ वेलफेयर एंड डेमोक्रेसी। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है ये वाली लाइन, वेलफेयर एंड डेमोक्रेसी। अब जो नए देश थे, ये क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट वर द चैलेंजेस बिफोर द न्यू नेशंस फॉर्म्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड। सो द ट्विन चैलेंजेस, या व्हाट वर द ट्विन चैलेंजेस, ऐसा क्वेश्चन बन गया आपका। तो ट्विन चैलेंजेस, 2 चैलेंजेस क्या थे इंपॉर्टेंट, वेलफेयर, लोगों का वेलफेयर कैसे हो, और साथ ही साथ में डेमोक्रेसी कैसे स्टेब्लिश की जाए।
और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बहुत सारे देशों में, इंडिया में और इंडिया के अलावा भी बहुत सारे देशों में जो कॉलोनीज जो थी पहले, चाहे ब्रिटिशर्स की रही हो, फ्रेंच कॉलोनी रही हो या जर्मन कॉलोनी रही हो, जब उनको आजादी मिल रही थी तो वहां पे लोगों के वेलफेयर के लिए वर्क करना और साथ ही साथ में डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश करना, ये दो इंपॉर्टेंट चैलेंजेस थे, ट्विन चैलेंजेस। समझ गए ना? तो देखिए इस एक पैराग्राफ से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या ट्विन चैलेंजेस थे? वेलफेयर एंड डेमोक्रेसी। ठीक है। नाउ बिफोर द न्यूली emerged countries after the collapse of colonialism, free India's foreign policy reflected all these concerns in the period immediately after independence. अब जो इंडिया था, जो फ्री हो चुका था, फ्रीडम जिस मिल चुका था, तो हमारे सामने भी यही चैलेंजेस थे, ट्विन चैलेंजेस, की वेलफेयर करना लोगों का, क्योंकि बहुत उस ड्यूरेशन में पॉवर्टी थी, इलिटरेसी थी, इकोनॉमिक क्राइसिस थी। उसके अलावा डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना है, बहुत बड़ा चैलेंजेस था। तो इस चीज को स्टैब्लिश करने के इंडिया के सामने भी ये एक चैलेंज था और इंडिया ने भी इस चैलेंज को लिया और इस पे वर्क किया पॉलिसीज के रूप में। अपार्ट फ्रॉम दीज फैक्टर्स एट द ग्लोबल लेवल, इंडिया हैड इट्स ओन शेयर ऑफ कंसर्न्स। द ब्रिटिश गवर्नमेंट लेफ्ट बिहाइंड द लीगेसी ऑफ मैनी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, पार्टीशन। और ये तो सर जी ऐसा है कि आज भी हम इसकी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान भाई क्राइसिस, सबसे बड़ी क्राइसिस सब कॉन्टिनेंट के अंदर, इंडिया पाकिस्तान या जो ईस्ट पाकिस्तान था बाद में बांग्लादेश बना, कितनी क्राइसिस क्रिएट की ब्रिटिशर्स ने, हमको एक तरीके से डिवाइड कर दिया, बाय लैंड बाउंड्रीज डिवाइड कर दी। और आज तक हमारे बीच में, इंडिया पाकिस्तान के बीच में टेंशन है, वॉर्स हो चुकी है कितनी, और अभी भी जो है चाहे हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, आप जैसे सभी बच्चे जो हैं, अगर पाकिस्तान का नाम आता है तो ऐसे वो सारी चीज़ें, चाहे वॉर के बारे में या हमारे जो शहीद होते हैं, मार्टर्स होते हैं, उनके बारे में याद आती है, या टेररिस्ट हमलों के बारे में याद आती है। तो कैसा, मतलब एक ऐसा लगता है कि पाकिस्तान इज एन एनिमी, है ना। और वहाँ पे भी बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको उस तरीके की जो है बातें पढ़ाई जाती है, बताई जाती है, तो उनको इंडिया को एज एन एनिमी जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक पार्टीशन जो ब्रिटिशर्स ने किया था, उसका दंश हम आज भी झेल रहे हैं। तो ये तो उस ड्यूरेशन में तो और बहुत बड़ी समस्या थी। सोच के देखो कि भाई जब तो हमें आजादी मिली थी, लाखों लोग इधर से उधर जा रहे थे, उधर से इधर आ रहे थे, लाखों लोगों को मार दिया गया, है ना, कितने लोग मारे गए, ट्रेन्स इधर से जो है लाशों से भरी उधर जा रही थी, उधर से इधर आ रही थी। तो आप समझ सकते हैं कितनी सिचुएशंस जो थी बहुत वर्स थी। तो ब्रिटिशर्स ने हमारे सामने, इंडिया के सामने, इन ट्विन चैलेंजेस के अलावा एक और चैलेंज था, वो था पार्टीशन का, और उसका अपना एक प्रेशर था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ये चैलेंज हमारे यहाँ पे रूटेड छोड़ के गए। वो आजादी तो हमें मिली, लेकिन ये सारी चैलेंजेस भी जो है वो हमें मिले। एंड द टास्क ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन, ये भी देखिए, पॉवर्टी एलिवेशन का टास्क, गरीबी इतनी भयंकर थी, उसको हटाना, ये भी बहुत बड़ा एक हमारे सामने चैलेंज था। दिस वॉज द ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट इन विच इंडिया स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन द वर्ल्ड अफेयर एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। नाउ ये देखिए जो लास्ट लाइन आपको बोली, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। इस पूरे पैराग्राफ में कितने भी क्वेश्चन बना ले सीबीएसई, आप लोग सब अटेम्प्ट कर सकते हो। कैसे? सबसे पहले तो विच वर द ट्विन चैलेंजेस फेस्ड बाय द न्यूली emerged कंट्री आफ्टर द collapse ऑफ colonialism, पहला क्वेश्चन। तो आप क्या कहोगे? ट्विन चैलेंजेस ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड एस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी, ये चैलेंज हो गया। दूसरा, व्हाट काइंड ऑफ चैलेंज फेस्ड बाय इंडिया आफ्टर द independence? So the twin challenges plus partition and the elevation of poverty, these were the overall challenges before the Indian government, newly formed Indian government. So as an independent nation we had these all challenges. इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में हमारे सामने ये सारे चैलेंजेस थे। ट्विन चैलेंजेस तो थे। ट्विन चैलेंजेस क्या? लोगों को वेलफेयर करना और साथ साथ में डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना। उसके अलावा इंडिया के सामने क्या चैलेंज था? पार्टीशन का, कि पार्टीशन की जो प्रॉब्लम्स थी उनको रिमूव करना, किस तरीके से जो है हार्मनी क्रिएट करना, हिंदूज हो मुस्लिम्स हो उनके बीच में हार्मनी क्रिएट करना, सिख हो कोई भी हो, इनके सबके बीच में, कम्युनिटी के बीच में हार्मनी क्रिएट करना। और उसके अलावा पॉवर्टी एलिवेशन करना, क्योंकि पॉवर्टी बहुत ज्यादा प्रेवलेंट थी उस ड्यूरेशन में। इस पूरे पैराग्राफ में इससे अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आइए। As a nation born in the backdrop of the World War, India decided to conduct its foreign relation with an aim to respect the sovereignty of all other nations and to achieve security through maintenance of peace. This aim finds an echo in the directive principles of state policy.
अब यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इसको हिंदी में बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, जो स्टेट है, जो कंट्री गवर्नमेंट जो है, जो नेशन है, वो इन सारे प्रिंसिपल्स के बेसिस पर वर्क करे। और उसमें भी ये स्पेसिफिकली बोला गया है कि हम दूसरे देशों के साथ में कैसे अच्छे रिलेशन रखें, पीस के रिलेशन रखें, लड़ाई के रिलेशन नहीं रखने, हमें पीस के रिलेशन रखने हैं। और हमें दूसरे देशों की सॉवरेनिटी को भी हम रेस्पेक्ट करें। व्हाट डू यू मीन बाय सॉवरेनिटी? सॉवरेनिटी मींस देयर ओन डेमोक्रेटिक सेटअप, फ्रेमवर्क, पावर। उनकी जो ऑटोनॉमी है, उनकी जो पावर है, उनकी जो अपने कंट्री को रूल करने की जो पावर है, उसका हम रेस्पेक्ट करें। उसी को हम सॉवरेनिटी कहते हैं, संप्रभुता, है ना। तो हम भी दूसरे की संप्रभुता की रेस्पेक्ट करें, सॉवरेनिटी की रेस्पेक्ट करें, वो भी हमारी सॉवरेनिटी की रेस्पेक्ट करें। ये जो था, ये चीज हमने अडॉप्ट की आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, आफ्टर वी गॉट इंडिपेंडेंस, आफ्टर वी बिकेम अ न्यूली कंट्री आफ्टर द कलेप्स ऑफ द कॉलोनियलिज्म। एक नई कंट्री जो बना इंडिया, हालांकि बहुत पुराना इंडिया, सदियों पुराना इंडिया है, लेकिन ब्रिटिशर्स के जाने के बाद में जो एक न्यूली बॉर्न कंट्री था इंडिया, इस एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क में हमने इस चीज, ऐसी जो है पॉलिसी अडॉप्ट की। नाउ just as both internal and external factor guide the behavior of an individual or a family, both domestic and international environment influence the foreign policy of nation। जैसे एक फैमिली जो होती है या इंडिविजुअल जो होते हैं, उनके बिहेवियर को इंटरनल फैक्टर्स, आपके घर के अंदर क्या हो रहा है और घर के बाहर क्या हो रहा है, ये सारे फैक्टर्स जो है आपके बिहेवियर को, आपके एटमॉस्फेयर को, सराउंडिंग को अफेक्ट करते हैं ऑब्वियसली। तो इंडिया के अंदर जो प्रॉब्लम्स थी, उसके अलावा बाहर जो प्रॉब्लम्स थी, अंदर की प्रॉब्लम तो हमने अभी देखा, क्या पॉवर्टी की समस्या है, पार्टीशन की समस्या है ना, वेलफेयर लोगों का, डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना, ये इंटरनल प्रॉब्लम्स, इंटरनल चैलेंजेस वी हैड आफ्टर इंडिपेंडेंस। बट व्हाट वर द एक्सटर्नल चैलेंजेस? अब अगला क्वेश्चन आता है, एक्सटर्नल चैलेंजेस क्या थे? एक्सटर्नल चैलेंजेस थे कि भाई वर्ल्ड सिनेरियो जो था उसमें ग्रुपिज्म था, जो अभी हमने डिस्कस किया, बाइपोलर वर्ल्ड था। एक तरफ यूएसएसआर, एक तरफ यूएसए, वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म ही हुई थी, कोल्ड वॉर क्राइसिस चल रही थी। तो हम कैसे उस नए एक फ्रेमवर्क में, नए एक सेटअप में, हम कैसे इंडिया जो है एक्सटर्नल रिलेशन बनाए, ये बहुत बड़ा एक टास्क था। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज थी, उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे ऑब्वियसली, एंड टू इफेक्टिवली एडवोकेट देयर कंसर्न्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम। तो उन्होंने क्या किया? सो दे pursue more modest goals than the advanced states. They focus more on peace and development in their neighborhood. क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज होते, चाहे वो उस ड्यूरेशन की अगर हम बात करें, चाहे यूएसए रहा हो, यूएसएसआर रहा हो, या और भी दूसरी जो डेवलप्ड कंट्रीज रही हो, वो कोई वॉर शायद अफोर्ड कर सकते थे। लेकिन इंडिया या न्यूली अमर्स जो कंट्रीज थी आफ्टर द कलेप्स ऑफ कॉलोनियलिज्म, वी कुड नॉट अफोर्ड एनी वॉर। क्यों? क्योंकि हमारे यहां तो पहले से ही चैलेंजेस बहुत थे, पॉवर्टी की समस्या हो, गरीबी की इतनी भयंकर गरीबी थी, और उसके अलावा इकोनॉमिक क्राइसिस रही हो, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स बहुत हाई थी। तो इन सारी क्राइसिस को छोड़कर हम वॉर में ग्रुपिज्म में फंस जाएं, यूएसएसआर यूएसए वर्सेस ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर लें, तो वो तो हमारे लिए बहुत एक डिफिकल्ट सिचुएशन होती है। तो इसलिए इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया, जो हमने पहले भी देखा था, ये वाली चीज, नॉन अलाइंड मूवमेंट। नॉन अलाइंड मूवमेंट जिसको हम बोलते हैं नाम, है ना। हमने क्या कर लिया? नाम कर लिया, है ना, नामकरण हो गया इंडिया का। और इंडियन नामकरण क्या किया कि भाई हम जो है यूएसए के साथ में नहीं रहेंगे, और हम यूएसएसआर के साथ में नहीं रहेंगे। हमारा राम राम जो है वो सबके साथ में है ना, वो यूएसए के साथ में भी है, वो हमारा यूएसएसआर के साथ में भी है ना। कहते हैं ना, सबको सबसे राम राम बना के रखना, ना राम राम कहो, आप चाहे कुछ भी नाम ले लो, राम राम खुदा, है ना, सत श्री अकाल, और तो सभी को सत श्री अकाल, सभी को राम राम, इस तरीके से, ठीक है, और सलाम वालेकुम। तो सभी के साथ में हमारे जो है इस तरीके से रिलेशन रहे कि हम किसी भी एक ग्रुप में ना रह के हम क्या रहे, नॉन अलाइन रहे, हम किसी के साथ अलाइन ना रहें। और इसी चीज को हमने
फॉलो किया है। और यही मैंने आपको सबसे पहले बताया था, ये जो पिक्चर आपने देखी थी, वापस देखिए एक बार पिक्चर, ये वाली पिक्चर जो चैप्टर के शुरू में दी हुई आपको। तो इस पूरे चैप्टर में आपको इंडिपेंडेंस के बाद में इंडिया ने कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की उसके बारे में बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया गया, और वो पॉलिसी थी नाम की पॉलिसी। और ये इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं नाम के, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, नासिर हो, सुकार्नो हो, ठीक है, नक्रुमा हो या मार्शल टीटो हो। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आइए, ये देखिए आपको आर्टिकल 51 में स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन भी बन सकता है, तो एक बार हम इसको भी रीड कर लेते हैं, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, हम डेप्थ हम रीडिंग कर रहे हैं। आर्टिकल 51 में स्पेसिफिकली इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट स्टेट ऑफ प्रिंसिपल्स के अंदर ये बताया गया है कि इंडिया की जो स्टेट पॉलिसी है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए, इंडिया क्या करेगा, प्रमोट करेगा इस चीज को। और स्टेट को क्या करेगा इंडिया, प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये हमारे डायरेक्टिव स्टेट ऑफ प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई चीज है कि इंडिया जो स्टेट पॉलिसीज बनाए तो उनमें इस चीज का ध्यान रखे कि हम क्या करें, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करें। मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस, तो सभी नेशंस जो है उनके साथ में हम क्या करें, ऑनरेबल रिलेशंस मेंटेन करें। इंटरनेशनल लॉज जो है उसकी हम रेस्पेक्ट करें, ट्रीटीज, ऑब्लिगेशंस, इन सारी चीजों को हम क्या करें, फॉलो करें। और इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशंस को है बाय आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन का मतलब है बातचीत के जरिए, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के जो है आर्बिट्रेशन के जरिए हम जो हमारे डिस्प्यूट्स हैं, अगर हमारे बीच में बहुत से कोई किसी कंट्री के साथ में डिस्प्यूट हो रहे हैं तो उसको हम सॉर्ट आउट करें बातचीत, नेगोशिएशन के साथ में। ऐसा नहीं कि क्या कर लें, लाठी डंडे है ना, लाठी डंडे उतने ही निकलते हैं, हथियार निकलते हैं, सेना जो है वो तो हथियार निकालती है, तो किसी कंट्री के साथ में वॉर में चले जाएं, ऐसा ना करके हम क्या करें, दूसरे देशों के साथ में बातचीत से मामले को सुलझा लें। ये बहुत अच्छा होता है कि लड़ाई को पहले ही बातचीत से, नेगोशिएशन से, आर्बिट्रेशन से जो है हम उसको रोक दें। तो ये सारी चीज जो है ये क्या है, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं, और ये स्टेट को भी एम्फेसाइज करते हैं कि इनके बेसिस पर स्टेट पॉलिसी बनाए। और हमारे जो रिलेशन रहे हैं एक्सटर्नल रिलेशंस, उसमें भी इन सारे जो आपको ये 4 फैक्टर दे रखे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, इनका बहुत रोल रहा है, इनके बेसिस पर हमारे यहां पे पॉलिसीज बनी है। ये डायरेक्ट स्टेट ऑफ प्रिंसिपल्स की पॉलिसी, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है। अब क्या क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखो, क्वेश्चन ये आएगा, विच आर द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग इंटरनेशनल अफेयर। इंटरनेशनल अफेयर से लेके कौन से इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, तो आर्टिकल 51 में ये 4 इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता रखी हैं। अब देखिए, द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, तो मैंने जो आपको पहले बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉन अलाइनमेंट का, तो इसमें आपको बस यही बता रखा है कि किस तरीके से जो है इंडिया जो है जब आज़ाद हुआ था तो चीज़ें जो थी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी वर्ल्ड ऑर्डर में, और उसी को ध्यान में रखते हुए कोल्ड वॉर का ड्यूरेशन थी, यूएसएसआर, दो जो है पावर्स एक दूसरे के आमने सामने थी, है ना, और एक दूसरे से एक तरीके से इनडायरेक्ट वॉर चल रही थी। कोल्ड वॉर तो यही है ना, कोल्ड वॉर अगर आपने वीडियो नहीं देखी हमारी तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लिंक देख सकते हैं, वो वीडियो जरूर देखिएगा आप। तो कोल्ड वॉर हमने क्या क्या पढ़ा था कोल्ड वॉर के अंदर, कि इनडायरेक्ट वॉर, डायरेक्टली फाइट ना करके इन दोनों ने क्या किया था, यूएसएसआर और यूएसए ने इनडायरेक्ट वॉर लड़ी थी। तो अगर इंडिया भी इस वॉर के बीच में, कोल्ड वॉर में एक तरीके से रोल प्ले करता यूएसएसआर की तरफ से, यूएसए की तरफ से, तो हम भी किसी ना किसी ग्रुप के एंटी बन जाते, तो हमारे लिए वो अच्छा नहीं होता। तो इसलिए हमने कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की, वी फॉलोड द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। हमने पॉलिसी अडॉप्ट की नॉन अलाइनमेंट की। यही आपको इसके अंदर बता रहा है कि नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी जो है हमने अडॉप्ट की। नाउ नेहरूज रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पूरे टॉपिक के अंदर आपको यही बता रखा है। अगर आपको इस टॉपिक में भी और कोई कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेहरूज रोल, ये बहुत अच्छा टॉपिक है कि जवाहरलाल नेहरू जो थे उनका क्या रोल था हमारी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में। तो भाई करंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर रहे या अभी हैं, ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर्स की अपनी पावर होती है इंडिया के अंदर। प्राइम मिनिस्टर इज सुप्रीम ऑब्वियसली बिकॉज ही और शी इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट के हेड होते हैं। तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में उनका रोल तो अपने आप में ही बहुत बड़ा होता है। तो जवाहरलाल नेहरू क्योंकि वो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनका अपने आप में बहुत बड़ा रोल था कि एक्सटर्नल रिलेशंस बनाने में किस तरीके से वो रोल प्ले करें। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का रोल भी प्ले करते थे जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे जवाहरलाल नेहरू प्लेड ए क्रिटिकल रोल इन सेटिंग द नेशनल एजेंडा। नेशनल एजेंडा सेट करने में कि हमारे नेशन का जो एजेंडा है, हमारा जो इंपॉर्टेंट, हमारा जो सब्जेक्ट होगा वर्क करने का, वो क्या होगा।
और आपको जैसा मैंने अभी पहले बताया, ही वॉज हिज ओन फॉरेन मिनिस्टर, क्योंकि फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री जो थी वो भी उनके पास थी। तो फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री, जैसे अभी करंटली जो है फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हमारे जो है अलग से बनाए जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर अपने पास में वो पोर्टफोलियो रखते हैं। तो इस तरीके से जो है, जैसे अभी जो एस जयशंकर हमारे फॉरेन अफेयर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, तो उनके पास में जो है वो ये पोर्टफोलियो है फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री का, है ना। वैसे ही उस ड्यूरेशन में जवाहरलाल नेहरू ने ये पोर्टफोलियो अपने पास में रखा था। पोर्टफोलियो का मतलब डिपार्टमेंट। तो ही वॉज हिज ओन फॉरेन मिनिस्टर, दस बोथ एज द प्राइम मिनिस्टर के रूप में एंड फॉरेन मिनिस्टर, he exercised profound influence in the formulation and implementation of India's foreign policy from 1946 to 1964। तो 46 से लेके 64 तक, क्योंकि 46 में जो है हमारी एक तरीके से प्रोविजनल गवर्नमेंट, जो टेम्पररी गवर्नमेंट है वो फॉर्म हो गई थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब फॉर्म हुई थी तब से लेके 1964 तक, जब जवाहरलाल नेहरू जो है वो जिन उनकी डेथ हो गई थी, तब तक जवाहरलाल नेहरू ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था एक्सटर्नल रिलेशन में। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन ये बनेगा, व्हाट वाज द नेहरूज रोल इन इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर रिलेशंस। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर रिलेशन में जवाहरलाल नेहरू का क्या रोल था? तो उनका बहुत बड़ा रोल था 46 से लेके 64 तक, क्योंकि वो खुद फॉरेन अफेयर मिनिस्टर भी थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे, तो उनका बहुत बड़ा रोल था। 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे नेहरू की फॉरेन पॉलिसी के। क्या मेजर ऑब्जेक्टिव थे? सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले तो 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला, टू प्रिजर्व द हार्ड अर्न्ड सॉवरेनिटी, कि हमें इतने टाइम के बाद में, इतने कितना लंबा टाइम पीरियड लगा उसके बाद में हमें आजादी मिली, तो इस आजादी को सेव करके रखना, इस आजादी को प्रोटेक्ट करके रखना, यह सबसे बड़ा टास्क था। टू प्रिजर्व द हार्ड अर्न्ड सॉवरेनिटी। नाउ सेकंड, टू प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को कैसे? कि हमारी जो टेरिटरी है, इंडिया की टेरिटरी है, चाहे वो कश्मीर से कन्याकुमारी हो या काराकोरम से कन्याकुमारी जो बोले हम, लद्दाख के ऊपरी छोर से लेके, तो ये पूरा जो देश है, या ईस्ट से वेस्ट, अरुणाचल से लेके आप गुजरात तक, ये जो टेरिटरी है हमारी, इसको प्रोटेक्ट करना, कि कोई दूसरा देश आके इसमें इंटरफेयर ना करे, कि हमारा कोई टेरिटरी का पार्ट ना ले ले। तो 3 इंपॉर्टेंट चैलेंजेस थे और इनके बेसिस पर, ये ऑब्जेक्टिव थे, इसके बेसिस पर नेहरू ने फॉरेन पॉलिसी बनाई। पहला, प्रिजर्व द हार्ड अर्न्ड सॉवरेनिटी, कि इतने लंबे संघर्ष के बाद में हमें जो आजादी मिली उसको प्रिजर्व करके बचा के रखना। दूसरा, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बचा के रखना। तीसरा, प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि हमें ऐसे रिलेशन बनाए जिससे कि हमारा क्या हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। ऐसा नहीं कि हमें नुकसान में फंस जाए। जैसा हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि हम किसी एक ग्रुप में जाके क्योंकि ऑब्वियसली दूसरा ग्रुप हमारा एंटी हो जाएगा तो हमें नुकसान का ज्यादा खतरा है, तो उसके बजाय हम क्या करें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस करें, कि हमें कैसा फायदा हो, इस चीज को हम अचीव करना है, हमारे डेवलपमेंट को हमें अचीव करना है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स थे जिनके बेसिस पे नेहरू ने पॉलिसी बनाई। आई होप आप ये समझ गए होंगे आपको कैसे आंसर देना है। क्वेश्चन आएगा, व्हाट वाज द नेहरूज रोल इन द इंडियन एक्सटर्नल अफेयर रिलेशन, तो आपको बताना है, बिकॉज ही वाज द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज हिज ओन फॉरेन मिनिस्टर, सो ही हैड अ ग्रेट रोल इन द फॉरेन अफेयर रिलेशंस फ्रॉम 1946 to 1964 and his government's 3 major objectives were, first क्या था, to preserve the hard-earned sovereignty, second to protect territorial integrity, third to promote rapid economic development। ये 3 इंपॉर्टेंट जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे नेहरू के पॉलिसी के। नाउ नेक्स्ट देखिए, नेहरू विश टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स थ्रू द स्ट्रेटजी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। और नेहरू का मानना था कि ये जो 3 ऑब्जेक्टिव है मेरे, या हमारी पॉलिसी के, या हमारी गवर्नमेंट के, जो इंडिया के एज ए नेशन, ये जो 3 ऑब्जेक्टिव हम इसको कैसे अचीव कर सकते हैं, थ्रू एंड ओनली थ्रू नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइन रह के, हम किसी ग्रुप के साथ में नहीं जाएंगे, क्योंकि बाइपोलर वर्ल्ड था, ग्रुप बन रहे थे, 2 ग्रुप थे, यूएसएसआर यूएसए, एक दूसरे के आमने सामने, तो हम इन ग्रुप का ज्वाइन करके हम क्या करेंगे, नॉन अलाइन रहेंगे। तो ये था मेजर, इन 3 ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए स्ट्रेटेजी हमें अपनानी पड़ी नॉन अलाइनमेंट की। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, कौन सा क्वेश्चन, व्हाई इंडिया अडॉप्टेड नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। तो भाई इसका आंसर आप ये भी तो लिख सकते हो, कितना इंटरेस्टिंग आंसर है, कितना अच्छा आंसर है। टू अचीव द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एंड सच एज टू
preserve the hard-earned sovereignty, to protect territorial integrity, and to promote rapid economic development, India followed the policy of non-alignment. ठीक है, अपनी इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को अडॉप्ट किया। तो देखो, 2 क्वेश्चन के आंसर मिले हम इतने से पैराग्राफ के अंदर, और यही वो क्वेश्चन जो आने वाले हैं श्योर शॉर्ट, यही क्वेश्चन बार बार सीबीएसई आपसे पूछता है। वहां पे जब हम पेपर में बैठे रहते हैं तो हमें फिर वो दिमाग में नहीं आता कि हम कैसे लिखें या क्या लिखें। तो जो अच्छा कंटेंट होता है, बेस्ट कंटेंट होता है, उसका आपको आंसर मिलता है। इसमें ऐसा नहीं होता, अब कई जो है स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर ज्यादा से ज्यादा पेजेस हम भरें तो शायद हमें आंसर तब मिलते होंगे। ऐसा नहीं भाई, फालतू की चीज हम लिख के आओगे उसका क्या आंसर होगा। अभी यहाँ पे इतना आपसे पूछा विच वर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेहरूज फॉरेन पॉलिसी या ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो आपको 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स बता दो। अब इसमें फालतू की रामायण अंदर डाल के आओगे तो उसका कोई लॉजिक नहीं है, फालतू के नंबर आपके और कटेंगे। तो इसलिए जितना पूछा जाता है उतना आंसर दीजिए और बेस्ट आंसर दीजिए, बेस्ट कंटेंट दीजिए। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि हमने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी क्यों अडॉप्ट की, इन्हीं मेजर ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करने के लिए। अब देखिए इंडिया के अंदर भी है ना, while India adopted non-alignment policy, which were the problems faced by Indian government inside India? ना, हमारे इंडिया के इंडियन गवर्नमेंट थी, उनको अंदरूनी कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली। तो देखिए अंदरूनी चैलेंजेस ऐसे थे कि बहुत सारी पार्टीज या ग्रुप थे, कुछ चाहते थे हम यूएसए के साथ शामिल हो जाए क्योंकि यूएसए डेमोक्रेटिक है, कैपिटलिस्ट है, प्रो डेमोक्रेसी है। कुछ चाहते थे हम यूएसएसआर के साथ शामिल हो जाए क्योंकि वो एक सोशलिज्म को फॉलो करने वाला है और सोशलिज्म में गवर्नमेंट ओन्ड होता है सब कुछ, है ना, सोशल वेलफेयर के लिए उस तरीके की चीजें ज्यादा फॉलो करता है। तो इस तरीके का हमारा जो है वो इंटरनली भी जो है कई सारे लीडर्स जो है डिवीजन था कि हम कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करें। बट व्हाट वी फॉलोड नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। वी नीदर फॉलोड, हमने ना ही फॉलो किया किसको, यूएसए, नॉर वी फॉलोड यूएसएसआर, वी फॉलोड नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। तो अब देखिए बहुत सारी पार्टीज थी, ग्रुप्स इन द कंट्री दैट बिलीव दैट इंडिया शुड बी मोर फ्रेंडली विद द ब्लॉक लेड बाय द यूएसए बिकॉज दैट ब्लॉक क्लेम टू बी प्रो डेमोक्रेसी। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। क्या क्वेश्चन आएगा? द पीपल हु क्लेम टू फॉलो यूएसए लेड ग्रुप, व्हाट वर देयर लॉजिक, उनका लॉजिक क्या था, व्हाट वर देयर व्यूज, उनके व्यूज क्या थे कि क्यों हम जो है यूएसए लेड ग्रुप को फॉलो करें। तो उनका क्या मानना था, बिकॉज द यूएसए लेड ग्रुप इज मोर डेमोक्रेटिक, इट इज प्रो डेमोक्रेसी, इट इज कैपिटलिस्ट, सो देयरफॉर वी मस्ट फॉलो यूएसए लेड ग्रुप। अब इनमें कौन कौन थे देखिए, अमंग दोज हु थॉट ऑन दीज लाइन्स वर लीडर्स लाइक डॉक्टर अंबेडकर, जो बाबा साहब अंबेडकर जो थे, डॉक्टर अंबेडकर वो। Some political parties which were opposed to communism also wanted to India to follow a pro-US foreign policy, और जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के खिलाफ थे उनका भी मानना था, क्योंकि कम्युनिस्ट वर्सेस कैपिटलिस्ट का सिस्टम था, तो एक तरीके से उनका भी मानना था कि हम यूएस फॉरेन पॉलिसी को अडॉप्ट करें, मतलब एक तरीके से यूएसए लेड ग्रुप में शामिल हो जिसमें भारतीय जनसंघ रहा हो, जो बाद में स्वतंत्र पार्टी, और इसी भारतीय जनसंघ में बाद में जाके जो है भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी। मतलब उसके जो है आप कह सकते हो रूट यहां से मिलते हैं आपको। बट नेहरू पजेस्ट कंसिडरेबल लीव इन फॉर्मुलेटिंग फॉरेन पॉलिसी, और लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद भी, इन सारे इंटरनल जो है डिवीजन के बावजूद भी, नेहरू ने एक तरीके की अपना जो है उनका जो एक मोटिव था या ऑब्जेक्टिव था, उस चीज को ध्यान में रखते हुए इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है वो बनाई, और उस चीज को इंडिया ने इन एक्सटर्नल रिलेशंस अपने स्टैब्लिश किए आजादी के बाद में। और ये जो टॉपिक है, अब आप समझ ही गए होंगे इस टॉपिक को, डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स। और कौन से 2 कैंप्स की हम बात कर रहे हैं? यूएसए लेड कैंप एंड यूएसएसआर लेड कैंप। आपको पता है कोल्ड वॉर जो चैप्टर है उसमें हमने देखा था नाटो के बारे में और वार्सा पैक्ट के बारे में। तो एक बार ब्रीफ में हम यहां पे देखते हैं क्या था नाटो और क्या था वार्सा पैक्ट। तो क्योंकि कोल्ड वॉर के ड्यूरेशन में 45 की ड्यूरेशन में जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ तो जो कोल्ड वॉर हो गई थी, एक तरफ यूएसए का ग्रुप था, कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म चल रहा था, यूएसएसआर वर्सेस यूएसए चल रहा था। तो यूएसए लेड एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये कि मिलिट्री ग्रुप था नाटो, और इसमें जो है वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज प्लस जो कैपिटलिज्म में बिलीव करती थी, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज सेटअप में बिलीव करती थी वो कंट्रीज, और जो यूएसए की लीडरशिप में इन्होंने ग्रुप बनाया था, एक मिलिट्री ग्रुप जिसको नाम दिया गया नाटो। इसको काउंटर करने के लिए ग्रुप बना था यूएसएसआर की लीडरशिप में वार्सा पैक्ट के नाम से, ना, जो कि सोवियत लेड था, रशियन लेड है ना, यूएसएसआर लेड,
यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, उसके द्वारा लेड था, वो बना वार्सा पैक्ट। इंडिया के सामने भी ये चैलेंज था कि इन मिलिट्री ग्रुप में भी, और इन जो 2 कैंप्स बने हैं इनमें से कौन से कैंप्स को चूज करे। तो इंडिया ने क्या किया, जैसे टॉपिक की हेडिंग है डिस्टेंस फ्रॉम 2 कैंप्स, हमने क्या कहा, भाई हमें लड़ाई झगड़े में नहीं फंसना है ना, सबसे राम राम है ना, सबसे जो है सलाम वालेकुम सत श्री अकाल करके रखिए हमने, कहा भाई ठीक है सब राजी रहो तुम लोग, है ना, हमें तुम्हारी लड़ाई में नहीं फंसना, हमें तो अपना डेवलपमेंट करना, तू भी मेरा दोस्त तू भी मेरा दोस्त है। तो इस तरीके की हमने बड़ी इंटरेस्टिंग पॉलिसी जो है वो फॉलो की, और बहुत हद तक हमें सक्सेस भी मिली। अब देखिए नेक्स्ट, एफ्रो एशियन यूनिटी, इसमें क्या है एफ्रो एशियन यूनिटी टॉपिक के अंदर, इसमें आपको बता रहा है क्योंकि अफ्रीका और एशिया के अंदर बहुत सारे ऐसे देश थे जो कॉलोनीज थे कॉलोनिज्म टाइम पीरियड में, और अभी अभी जो है इसी टाइम पीरियड में 40s की ड्यूरेशन में 50s की ड्यूरेशन में जिनको आजादी मिली थी। तो ये सारे देश जो डेवलपिंग कंट्रीज का हो या इनको एक तरीके से उस ड्यूरेशन में कंडीशंस की बहुत खराब थी, पुअर कंट्रीज के ड्यूरेशन में आते, मतलब उस फ्रेमवर्क में आते थे, इन सब ने ये डिसाइड किया, बहुत सारी अफ्रीका की जो कॉलोनीज रही थी पहले, कंट्रीज हो या एशिया के कंट्रीज के, हम क्या करेंगे, हम नॉन अलाइंड जो मूवमेंट है या जो नाम है इसकी जो ऑब्जेक्टिव्स है इनको फॉलो करेंगे, और हम किसी ग्रुप में ना रहेंगे, और हम क्या करेंगे अपनी एक यूनिटी दिखाएंगे। और ये जो बाइपोलर वर्ल्ड बढ़ रहा है इसमें हम एक अलग से जो कंट्रीज आमने सामने उनको भी दिखाएंगे कि आप भी क्या रहो, नॉन अलाइंड रहो, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा भाई, ग्रोथ में सब कुछ रखा है ना। तो यही एफ्रो एशियन यूनिटी टॉपिक के अंदर आपको बता रहा है कि गिवन इट साइज लोकेशन एंड पावर पोटेंशियल, नेहरू एनविसेज्ड अ मेजर रोल फॉर इंडिया इन वर्ल्ड अफेयर्स एंड स्पेशली इन एशियन अफेयर्स। तो क्योंकि इंडिया जो है लेंथ के हिसाब से भी और पॉपुलेशन के हिसाब से भी और रिसोर्सेज के हिसाब से भी बहुत पावरफुल कंट्री उस देश में भी था, और आज भी है, आज तो ग्रो कर रहा है बहुत फास्ट। तो नेहरू का भी मानना था, उन्होंने विजन उनका था कि इंडिया का मेजर रोल होना चाहिए एशिया के अंदर भी और पूरे एक वर्ल्ड के अंदर भी। और उनका जो एरा था, हिज एरा वाज मार्क्ड बाय द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड अदर न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स इन एशिया एंड अफ्रीका। तो नेहरू ने खुद बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज हो या एशियन कंट्रीज वहां पे विजिट किया और हमारे जो रिलेशंस हैं इन कंट्रीज के साथ में एस्टेब्लिश करने की कोशिश की। तो इसी को नाम दिया गया है एफ्रो एशियन यूनिटी। थ्रू आउट द 1940s एंड 1950s नेहरू हैड बीन एन एडर्ट एडवोकेट ऑफ एशियन यूनिटी। नेहरू का मानना था कि एशिया जो है, इसमें चाइना एक मेजर कंट्री था, इंडिया मेजर कंट्री था, और भी दूसरी मेजर कंट्रीज थी, सब जो है हमें क्या रहना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए, हमें यूनिटी के साथ में रहना चाहिए। तो नेहरू का ये एक व्यू था कि नेहरू हैड बीन एडर्ट एडवोकेट ऑफ एशियन यूनिटी, और इनके लीडरशिप में क्या हुआ, इंडिया कन्वीन्ड द एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस इन मार्च 1947। और उनकी लीडरशिप में, जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में, इंडिया ने एक ARC, जिसको एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस नाम दिया गया, मार्च 1947 में हेल्ड भी की, और 5 months अहेड ऑफ अटेंडिंग इट्स इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस के भी पहले। तो अब बड़ा इंटरेस्टिंगली है क्योंकि वैसे तो 1946 में एक तरीके से प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म हो गई थी, तो इंडिपेंडेंस से भी पहले हम नेहरू ने और इंडिया ने एक तरीके से ये बता दिया कि हम किस तरीके, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं पीस, स्टेबिलिटी, और हम यूनिटी चाहते हैं एशियन कंट्रीज के बीच में। और इंडिया जो था इसने और बहुत सारे जो है एफर्ट्स लगाए कि सब कंट्रीज के बीच में जो है वो क्या रहे, यूनिटी रहे। हमने इंडोनेशिया के फ्रीडम, जो डचेस से फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करे तो उसको सपोर्ट किया, और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो 1949 में हेल्ड की, इसको सपोर्ट करने के लिए, उसके फ्रीडम स्ट्रगल को सपोर्ट करने के लिए ना। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके ध्यान रखना MCQ के अंदर, व्हेन डिड इंडिया ऑर्गेनाइज्ड कन्वीन इंटरनेशनल और कॉन्फ्रेंस टू सपोर्ट द इंडोनेशियन फ्रीडम। तो इन 1949 में इंडिया ने इंडोनेशिया के फ्रीडम मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी हेल्ड की। तो आप समझ सकते हो, इंडिया खुद तो आजाद हो गया था, लेकिन दूसरी कॉलोनीज जो थी उनको भी आजाद करने के लिए आवाज उठा रहा था एज ए फ्री नेशन। तो आप समझ सकते हो इट्स इंपॉर्टेंस। इंडिया वॉज ए स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ द डीकोलोनलाइजेशन प्रोसेस एंड फर्मली अपोज रेसिज्म। तो इंडिया जो था डीकोलोनलाइजेशन सेटअप चाहता था कि कॉलोनिज्म का जो सेटअप वो खत्म हो, रेसिज्म की जो सारी चीज चल रही है वो खत्म हो, और अपार्थाइड, साउथ अफ्रीका के अंदर अपार्थाइड सिस्टम जो प्रेवलेंट था, और अपार्थाइड सिस्टम क्या था, ब्लैक वर्सेस व्हाइट, ये सिस्टम खत्म होना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस
एक हेल्ड हुई इंडोनेशियन सिटी ऑफ बांडंग, है ना, बांडंग में 1955 में। तो बांडंग कॉन्फ्रेंस भी नाम दिया जाता है, और यहां से कहा जाता है कि इट वाज द बिगिनिंग ऑफ द नाम। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ना कि विच कॉन्फ्रेंस वाज द बिगिनिंग ऑफ द नाम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की पहली बिगिनिंग कहां, शुरुआत कहां से हुई, तो बांडंग कॉन्फ्रेंस से हुई थी। इंडोनेशिया के अंदर सिटी है बांडंग, जो 1955 में हुई थी ना, इसको बांडंग कॉन्फ्रेंस बोला जाता है, बांडंग कॉन्फ्रेंस। इट वाज मार्क द जेनिथ ऑफ इंडियाज एंगेजमेंट विद द न्यूली इंडिपेंडेंट एशियन एंड अफ्रीकन नेशंस। इन बांडंग कॉन्फ्रेंस में जो नई नई कंट्रीज, कॉलोनीज जो आजाद हुई थी, या जो उस ड्यूरेशन में नई कंट्रीज फॉर्म हुई थी, वो सारे मेंबर्स यहाँ पे, बहुत सारी कंट्रीज के मेंबर्स यहाँ पे मीट किया, उन्होंने मीटिंग की। तो इस तरीके से इंडिया ने अपने एक लीडरशिप स्किल भी वहां पे शो की, है ना, एज ए फ्री नेशन। और इसी बांडंग कॉन्फ्रेंस लेटर लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नाम। ये देखिए आ गया आपके यहाँ पे ना। तो बांडंग कॉन्फ्रेंस जो है वही बाद में जाके एक तरीके से यहां से शुरुआत हुई नाम की, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की। और बांडंग कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, अभी हमने देखा 1955 के अंदर। अब देखिए अगला क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है, फर्स्ट समिट ऑफ नाम, नाम की पहली समिट कहां हुई, तो नाम की पहली समिट हुई थी बेलग्राडे, ठीक है, कहां पे हुई, बेलग्राडे के अंदर, यूगोस्लाविया बेलग्राडे, और सितंबर 1961 के अंदर। और नेहरू वाज ए को फाउंडर ऑफ द नाम, नाम के को फाउंडर थे नेहरू, जो अभी हमने देखा। नेहरू के अलावा जो वापस देखिए एक बार आप पिक्चर्स, ये पिक्चर है ना, कौन सी वाली, ये वाली। तो नेहरू के अलावा ये इंपॉर्टेंट लीडर्स और थे, चाहे वो सुकार्नो हो, नाक्रुमा हो, नासिर हो, है ना, नासिर खान जो इजिप्ट के थे, या मार्शल टीटो हो यूगोस्लाविया के, ये इंपॉर्टेंट लीडर्स थे जो को फाउंडर्स थे, फाउंडिंग मेंबर्स थे नाम के। तो आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि किसी भी टाइप का आप यहां से क्वेश्चन पूछे, चाहे एफ्रो एशियन यूनिटी को लेके हो, तो आप समझ सकते हो क्या था एफ्रो एशियन यूनिटी, कि न्यू कॉलोनीज जो थी, चाहे वो अफ्रीका के अंदर हो, जो कॉलोनीज जब आजाद हो गई थी, न्यू इमर्जिंग नेशंस जो थी, या न्यू इंडिपेंडेंट नेशन रहे हो, या और इंडिपेंडेंट नेशंस रहे हो, उन सबके बीच में एक यूनिटी हो। और कंट्रीज, क्योंकि बाइपोलर वर्ल्ड जो एक कोल्ड वॉर का ड्यूरेशन था, उसमें अलग एक फ्रेमवर्क अपना अडॉप्ट करें, नाम का फ्रेमवर्क। तो उसके लिए चाहे वो बांडंग कॉन्फ्रेंस से शुरुआत रही हो, या बेलग्राडे कॉन्फ्रेंस जो हेल्ड हुई, समिट हेल्ड हुई 1961 के अंदर, नाम की यहां से शुरुआत होगी। नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना। तो भाई हिंदी चीनी भाई भाई खूब नारे लगे थे 1960s की ड्यूरेशन में, लेकिन 1962 में हमारे बीच में वॉर हुई। उसके अलावा करंटली अभी देखिए 21st सेंचुरी चल रही है, अभी हम जो है एक तरीके से अभी भी फेस कर रहे हैं कोविड क्राइसिस, कोरोना क्राइसिस। तो चाइना को लेके एक तरीके से हमारे दिमाग के अंदर, इंडियंस के दिमाग के अंदर ऑब्वियसली डाउट है, इंडियन गवर्नमेंट के दिमाग के अंदर एक डाउट है ना। उस तरीके से हम उस चाइना को एक फ्रेंडली कंट्री अभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे रिलेशन चाइना के साथ में अप्स एंड डाउन्स वाले रिलेशन ही एक तरीके से रहे हैं। हालांकि हमारे बीच में ट्रेड जो है बहुत बड़ा है ना, पहले के कंपैरिजन में अब जो हमारे बीच में जो ट्रेड है, चाहे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत ज्यादा उसकी जो है संख्या बढ़ी है, हमारी एक दूसरे पे डिपेंडेंस भी बढ़ी है। लेकिन उसी के साथ साथ में 1962 में हमने वॉर झेली, उसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम जो है हमारे बीच में रही हैं। तो यही आपको इस पूरे टॉपिक के अंदर बता रहा है इंडिया और चाइना की रिलेशनशिप, किस तरीके की रिलेशनशिप रही है। तो जो क्राइसिस, यहाँ पे एक पिक्चर देखिए तिब्बत वाली, जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तिब्बत का, दलाई लामा के बारे में आपने सुना होगा, दलाई लामा के बारे में। तो आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, दलाई लामा एंटर्स इंडिया विथ हिज फॉलोवर्स। दलाई लामा इंडिया में एंटर करते हुए अपने फॉलोअर्स के साथ में। और ये तिब्बत का जो एक अपना ही एक सेटअप था, इस पर कहा जाता है कि प्लेट्यू एक तरीके से फ्री तिब्बत था, लेकिन उस पर चाइना ने फोर्सफुली उसकी ऑटोनॉमी जो है वो स्क्रैप करके उस पर कब्जा किया। और फिर वहां से बहुत सारे जो तिब्बतन्स, जो रिवोल्यूशनरी रहे, जो फ्रीडम के सपोर्टर्स थे, उनको भागना पड़ा, और उनमें से बहुत इंडिया में आए, और इंडियन गवर्नमेंट ने उसको इनको रिफ्यूज दिया, शरण दी 1950s की ड्यूरेशन में। तो इसको लेके चाइना के दिमाग के अंदर मतलब एक डाउट क्रिएट हो गया इंडिया को लेके, कि व्हाई इंडिया इज सपोर्टिंग ऑल दीज, व्हाई इंडिया इज गिविंग रिफ्यूज टू ऑल दीज तिब्बतन्स। सो फिर अल्टीमेटली जाके हमारे बीच में 1962 में वॉर हुई इंडिया और चाइना के बीच में, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश में हो या और दूसरे रीजन्स में हमारे बीच में वॉर हुई, जिसमें एक तरीके से बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा इंडिया को भी। तो यही हमारी रिलेशनशिप जो चाइना के साथ में रही है, बहुत एक क्राइसिस वाली रिलेशनशिप रही है। क्योंकि हम चाइना के साथ में बाउंड्री शेयर करते हैं, तो आज भी हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो चाइना के साथ में, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैप के अंदर तिब्बत का ये वाला प्लेस जो है। तो एक तरीके से जो तिब्बतन
जो बॉर्डर कहो इसको, और यही इसीलिए यहाँ पे एक आईटीबीपी नाम की फोर्स है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस उसको बोला जाता है, जो यहाँ की बॉर्डर है उसको प्रोटेक्ट करती है। उसके अलावा आर्मी भी यहाँ पे जो है वो सेटअप की गई। अभी हमने चाइना के साथ में बॉर्डर क्राइसिस भी फेस की थी कोविड टाइम पीरियड में ही। आप यहाँ पे कार्टून देख सकते हैं, ये भी एक बड़ा ही सैटेरिक कार्टून है, किस तरीके से मतलब एक जो फंदा होता है, ट्रैप होता है, उसमें ही इंडियन गवर्नमेंट के जो लीडर हैं उसको फंसाया जा रहा है चाइनीज प्रेसिडेंट, जो चाइनीज लीडर हैं उनके द्वारा। और इंडिया को एक्यूज किया जाता है कि भाई इंडिया इज वायलेटिंग द बॉर्डर एंड इंडिया इज क्रिएटिंग द डिस्टर्बेंस, है ना। ये कुछ पेपर की कटिंग्स हैं 1962 वॉर की ड्यूरेशन की, कि किस तरीके से इंडियन ट्रूप्स हैं उनको पीछे हटना पड़ा। नेफा जो यहाँ पे नाम लिया गया ना ऑल ऑफ यू, इट इज फॉर अरुणाचल प्रदेश, है ना, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी इसको बोला जाता था, और उसका नाम था अरुणाचल प्रदेश का रीजन जो है उसके लिए यूज किया गया, लद्दाख। तो ये कुछ पेपर की कटिंग्स आपको बता रहे हैं, ठीक है। नाउ देखिए, अब देखिए एक यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है आपके, वीके कृष्णा मेनन, ये कौन थे? हु वाज वीके कृष्णा मेनन? तो वीके कृष्णा मेनन वाज द डिफेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग द इंडो चाइना वॉर। और इंडो चाइना वॉर के बाद में हालांकि इन्होंने रेजिग्नेशन भी दे दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट एक डिप्लोमेट थे, लीडर थे, स्कॉलर थे, और एक्सटर्नल जो हाई कमिश्नर के रूप में भी, एक्सटर्नल अफेयर रिलेशन में भी इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। और जो कैबिनेट फॉर्म हुई थी 1956 में, उसमें डिफेंस मिनिस्टर बने थे 1957 से। लेकिन इंडो चाइना वॉर के बाद में इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। तो ही वाज डिफेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग इंडो चाइना वॉर, वीके कृष्णा मेनन। नाउ द चाइनीज इन्वेजन, जो अभी हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से चाइना ने जो है वो इन्वेड किया अरुणाचल प्रदेश का, नेफा का जो रीजन रहा हो, लद्दाख का जो रीजन रहा हो, और हमारे बीच में एक वॉर हुई, और उस वॉर में इंडिया को बहुत नुकसान झेलना पड़ा। और हमारे बीच में उसी ड्यूरेशन में सीड जो है, बीज जो है वो डल गए, एक तरीके से ट्रस्ट ब्रीच हो गया ना। ट्रस्ट, जब ट्रस्ट ब्रीच होता है ना, विश्वास जब टूट जाता है तो विश्वास बनने में दोबारा बहुत टाइम लगता है। तो तब से लेके आज तक चाइना को लेके इंडिया के, इंडियंस के दिमाग में भी विश्वास नहीं है। ऐसे 1962 की वॉर याद आती है, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा याद आता है, लेकिन किस तरीके से उस स्लोगन को हटाते हुए चाइनीज ने इन्वेड किया और हमें एक क्राइसिस का सामना करना पड़ा। अब देखिए नेक्स्ट आपको बता रहा है, बहुत सारी फिल्में आज के टाइम पीरियड में भी, मूवीज जो बनती है, चाहे बॉलीवुड मूवीज हो या आप जो ओरिजिनल मूवीज देखते हैं, उनमें भी आप देखते हैं कि जो ऐसी, चाहे बॉर्डर जैसी मूवी हो, एलओसी कारगिल जैसी मूवी हो, या बहुत सारी मूवीज में किस तरीके से जो सोल्जर्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स, या सोल्जर जो है उनकी सिचुएशंस, जो वॉर की सिचुएशन है वो बताया जाता है। तो यही आपको इसके अंदर बता रहा है। सीनो इंडियन रिलेशन जो है ये 1962, सीनो जो है चाइना को रेफर करके बोला जाता है। तो ये यहीं पे आपको बता रहा है 1962 से हमारे रिलेशन कैसे रहे हैं। तो देखिए अप्स एंड डाउन्स वाले रिलेशन ही रहे हैं बहुत बार। सबसे बाद में जो है राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू के बाद में राजीव गांधी बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेहरू टू विजिट चाइना। तो 1979 में जाके आप समझ सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी वाज द फर्स्ट टॉप लेवल लीडर who was external affair minister. He visited in China in 1979. 62 की ड्यूरेशन से लेकर 79 तक एक हमारा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, टॉप लीडर जो है वहां पे विजिट किया। तो इतना लंबा टाइम पीरियड लगा हमारे बीच में एक एक्सटर्नल अफेयर रिलेशन बनाने में ही, जो उसमें ही आप समझ सकते हो, क्योंकि ट्रस्ट ब्रीच हो चुका था। तो अप्स एंड डाउन्स के रिलेशन हमारे चाइना के साथ में रहे हैं। हालांकि हमारी डिपेंडेंस, ट्रेड ये बहुत बड़ा है, और आज के टाइम पीरियड में बहुत जो है हमारे बीच में ऑब्वियसली डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। वहाँ के एम्बेसडर, चाइना के एम्बेसडर हमारे यहाँ पे हैं, इंडियन एम्बेसडर वहाँ पे हैं, और मिनिस्टर टू मिनिस्टर, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, कल्चरल कॉन्टैक्ट के लिए भी बहुत वर्क किया गया। लेकिन स्टिल बहुत काम की जरूरत है चाइना और इंडियन रिलेशनशिप, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हो। अब भाई हमारा पड़ोसी है ना, कुछ भी नाम लो इसको, बुरा पड़ोसी है ना, मतलब शैतान पड़ोसी, और वो कौन है? वो है पाकिस्तान। तो भाई वैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत एक अच्छी कोट की थी कि आप जो है दोस्त बदल सकते हैं लेकिन आप पड़ोसी नहीं बदल सकते, है ना। आप दुश्मन कहो या कुछ भी कहो, लेकिन पड़ोसी जो है वो बदला नहीं जा सकता। तो पाकिस्तान को भी इधर रहना है, इंडिया को भी इधर रहना है, चाइना को भी इधर रहना है।
लेकिन पाकिस्तान के साथ में हमारे रिलेशन कैसे रहे 1947 से, पार्टीशन, क्योंकि पार्टीशन एक कंट्री का हुआ था, तो उस ड्यूरेशन से अब तक हमारे बीच में बिल्कुल एक आपको अप्स एंड डाउन्स, अप्स का तो मामला रहा ही नहीं है ना, अच्छे रिलेशन की तो सिचुएशन कभी रही नहीं है। टाइम टाइम पर जो है पाकिस्तान हमसे थप्पड़ खाता ही रहता है, तो आप समझ सकते हो। मतलब वॉर हमारे बीच में 1947 में वॉर हुई, एलओसी जो क्रिएट हुई, उसके बाद में 1965 में वॉर हुई, और उसके बाद में 1971 में वॉर हुई, उसके बाद में 1999 में वॉर हुई, कारगिल की वॉर, और एक तरीके से प्रॉक्सी वॉर आज पाकिस्तान टेररिज्म के जरिए हमारे साथ में कर ही रहा है। तो आप समझ सकते हो पाकिस्तान के साथ में रिलेशन हमारे जो है बहुत क्रिटिकल रिलेशन रहे हैं, बहुत अच्छे रिलेशन नहीं रहे हैं, वही आपको इस पूरे टॉपिक के अंदर बता रहा है। तो ये तो बहुत फेमस है, बच्चा बच्चा जानता है पाकिस्तान के साथ रिलेशन, तो इसको भी आप अच्छे से रीड करके रीड कीजिएगा। अगर कुछ डाउट है आपका तो आप जरूर जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो है आपको बता रहा है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कश्मीर की जो क्राइसिस है वो एक बार हम थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं कि कश्मीर की क्राइसिस कुछ ऐसी क्राइसिस थी कि क्योंकि आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये टास्क दिया गया था कि वो प्रिंसली स्टेट्स, क्योंकि इंडिया बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड था, तो उन सबको यूनाइट करे। तो कश्मीर जो था वो भी इन सारे प्रिंसली स्टेट्स को एक ऑप्शन दिया था ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि ब्रिटिशर्स के अंडर थे पहले, ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में, तो ब्रिटिशर्स ने इनको ऑप्शन दिया था कि जो इंडियन गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, इंडिया एज ए नेशन आप उसको अंडर जा सकते हो, आप पाकिस्तान एक नेशन बन रहा है उसके अंडर जा सकते हो, या आप फ्री रह सकते हो, भाई हमारी तरफ से फ्री हो, 3 ऑप्शन दी थी। तो बहुत सारे ऐसे प्रिंसली स्टेट थे, चाहे वो जूनागढ़ रहा हो, हैदराबाद रहा हो, या कश्मीर रहा हो, जो बिल्कुल कंफ्यूजन में थे, या वो इनमें से जैसे हैदराबाद वो तो पाकिस्तान के साथ मर्ज होना चाहता था। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट थे जिसमें प्रॉब्लम्स थी। तो कश्मीर जो था उसकी भी अपनी एक समस्या थी, उसका राजा जो थे वो हरि सिंह थे, और इसी कंफ्यूजन के बीच में जब आज़ादी मिल गई, तो इसी ड्यूरेशन टाइम पीरियड में वो कंफ्यूज भी था, इंडियन गवर्नमेंट के साथ में उसकी बातचीत चल रही थी। उसी ड्यूरेशन में पाकिस्तानियों ने पाकिस्तानी आर्मी प्लस पाकिस्तानी कबायली लड़ाके वो कश्मीर के अंदर जो है इन्फिल्ट्रेट करवा दिए, घुसा दिए, और बहुत लगभग वो श्रीनगर की तरफ बढ़ने लगे। तब राजा हरि सिंह को ध्यान आया कि भाई मेरी सेना जो इसका मुकाबला नहीं कर सकती। देन ही रॉट अ लेटर टू प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू ने जो इंडियन आर्मी को वहां पे जो है वो ऑर्डर किया, और इंडियन आर्मी ने जाके पाकिस्तानी कबायली लड़ाकों को वहां पे रोका, पाकिस्तानी आर्मी को रोका, और वो पीछे की तरफ थोड़ा धकेलना स्टार्ट किया। इसी बीच में जवाहरलाल नेहरू जो है ये इशू यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो गया था, यूएनओ, वहां पे लेके चले गए। तो वहां से एक रेजोल्यूशन पास हुआ कि भाई जो आपस में लड़ाई बंद करो, सीज फायर करो, जो जहां पे वहीं पे रुके एक बार, और यहाँ पे रेफरेंडम करवाया जाएगा। तो जो जहां पे था वहीं पे रुक गया, और हमारे बीच में एक टेम्पररी बॉर्डर क्रिएट हो गया। उसी टेम्पररी बॉर्डर को हम क्या बोलते हैं, एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, उसी टेम्पररी बॉर्डर को बोला जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल। तो उस ड्यूरेशन से अब तक वो एलओसी वैसे की वैसी है, और हमारे बीच में वॉर्स बहुत बार हो गई हैं, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे 65 में हुई, फिर बाद में 71 में हुई बांग्लादेश को लेके, जो बांग्लादेश बना ईस्ट पाकिस्तान, उसके बाद में 1999 में हुई कारगिल में, और अभी प्रॉक्सी वॉर चल रही है जिसमें टेररिज्म इनडायरेक्ट वॉर लड़ रहा है पाकिस्तान हमारे साथ में। तो ये पाकिस्तान के साथ में कुछ हमारे ऐसे रिलेशन रहे हैं। बांग्लादेश वॉर 1971 स्पेसिफिकली आपको बता रखा है। तो बांग्लादेश वॉर कुछ ऐसी थी कि देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, इंडिया का जो पार्टीशन किया गया था कि इंडिया बीच में एक तरफ वेस्ट पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान, और एक तरफ था ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश, उसका नाम था ईस्ट पाकिस्तान, इट वाज अंडर वेस्ट पाकिस्तान, एक तरीके से वेस्ट पाकिस्तान के अंडर था। तो 1970s की ड्यूरेशन में वहां पे जब इलेक्शन करवाए गए तो शेख मुजीबुर रहमान, ये देखिए यहाँ पे ना अवामी लीग के हेड थे शेख मुजीबुर रहमान। तो शेख मुजीबुर रहमान जो थे उन्होंने नेशनल असेंबली में बहुत ज्यादा मतलब क्लीन स्वीप, बहुत बांग्लादेश के अंदर जो है बहुत ज्यादा सीटें जो है उन्होंने जीती। और नेशनल असेंबली जो थी वो थी इस्लामाबाद के अंदर, वो एक तरीके से एक पूरी कंट्री ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान जो कंबाइंड पाकिस्तान था उसकी एक लेजिस्लेटिव बॉडी थी। तो कोई भी जो आज वेस्ट पाकिस्तान जिसका नाम था पहले, जो आज पाकिस्तान था, वो नहीं चाहता था कि भाई बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान के बंदे आ गए हमारे पर रूल करें, हमारे लिए पॉलिसीज बनाए। तो इसी कश्मकश के बीच में शेख मुजीबुर रहमान को इवन अरेस्ट भी कर लिया गया, और इस डेमोक्रेटिक ये जो इलेक्शन था इसके जो रिजल्ट थे उनको माना नहीं गया। अल्टीमेटली क्या हुआ, बांग्लादेश जो है जो ईस्ट पाकिस्तान था उस ड्यूरेशन में, वहां पे मुक्ति वाहिनी नाम करके एक अलग से
जो है मिलिशिया क्रिएट हुआ, लोकल मिलिशिया, वहां पे लोगों ने मिलकर जो हथियार उठा लिए, उसको नाम दिया गया मुक्ति वाहिनी की। हम किससे मुक्ति कर लेंगे? वेस्ट पाकिस्तान से। और उसको कहा जाता है कि भाई इंडिया ने भी फिर, क्योंकि क्राइसिस हमारे यहाँ पे भी होने लगी, रिफ्यूजी बहुत ज्यादा आने लगे, तो इंडिया ने भी उनको ट्रेनिंग देना इस तरीके से स्टार्ट किया। और अल्टीमेटली जाके जो है इंडिया ने, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा रिफ्यूजीज बढ़ने लगे, लाखों की संख्या में रिफ्यूजीज आने लगे, क्योंकि वहां पे वॉर चल रही थी, लोगों को मारा पीटा जा रहा था, जो बंगाली थे उनको बांग्लादेश के अंदर। और अल्टीमेटली इंडिया को फिर इस वॉर में जाना पड़ा। और कुछ ही टाइम पीरियड के अंदर अंदर इंडियन आर्मी ढाका के अंदर पहुंच गई, जहां पे पाकिस्तानी आर्मी को सरेंडर करना पड़ा, और अल्टीमेटली एक नया देश क्रिएट हुआ जिसका नाम रखा गया बांग्लादेश। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है बांग्लादेश वॉर की, 1971 की वॉर। तो ये आप देख सकते हैं जनरल अरोड़ा यहाँ पे, और बहुत एक बड़ा एक विक्टोरियस मोमेंट था कि पाकिस्तानी आर्मी और इंडियन आर्मी जो है उनके बीच में एक सरेंडर एग्रीमेंट भी साइन हुआ, जिसमें पाकिस्तानी आर्मी ने सरेंडर किया है। सरेंडर एग्रीमेंट उनको साइन करना पड़ा पाकिस्तानी आर्मी को इंडियन आर्मी के सामने। और बड़ा इंटरेस्टिंगली हम एक विक्टोरियस फोर्स के रूप में जो है वो उभरे। ये देखिए, ये वो पिक्चर बहुत शानदार पिक्चर है। जनरल AK नियाजी जो थे इंडियन आर्मी का एक तरीके से प्राइड आप इसको कह सकते हो। इन हियर पाकिस्तानी जनरल इज साइनिंग अ सरेंडर एग्रीमेंट बिफोर इंडियन आर्मी। और फिर यहां से इन सबको, इनके हथियार रख लिए गए इंडियन आर्मी के द्वारा, इन सबको एस्कॉर्ट करके इंडिया लाया गया। और फिर इंडिया से बाद में शिमला एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें फिर इनको बाद में पाकिस्तान भेजा गया। 90,000 की संख्या में लगभग ये पूरे आर्मी पर्सनल थे, इसमें नेवी, पुलिस फोर्सेस, इनके सारे कंबाइंड इतने थे। तो आप समझ सकते हैं कितना एक हमारे लिए प्राउड मोमेंट था। सैम मोनेक्शॉ, ये हमारे जनरल थे उस डिवीजन में, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैम मोनेक्शॉ, वेरी ग्रेट लीडर। तो इस तरीके से आपका पूरे चैप्टर में ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी। अब हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी कैसी रही है? तो इंडिया ने शुरू से ऐसा बोला है कि क्योंकि चाइना जो था उस डिवीजन में 1964 में चाइना की गवर्नमेंट, जो कम्युनिस्ट चाइना गवर्नमेंट थी, 64 में उन्होंने क्या कर लिया था, न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर लिया था। ये देखिए यहाँ पे अक्टूबर 1964 में कम्युनिस्ट चाइना कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट। तो हमारे लिए कंपेलिंग सिचुएशन हो गई थी, क्योंकि 62 में हमारी वॉर हुई चाइना के साथ में। तो ऑब्वियसली आपके पड़ोसी के पास में है ना, और आपको पता है आपका पड़ोसी शैतान है, वो हथियार इकट्ठे कर रहा है ना। आप रोज देखते हो बाहर घर के बाहर, तो शैतान पड़ोसी हथियार इकट्ठे कर रहा है और हथियार लाए जा रहे हैं। तो आप क्या करोगे? आपको पता है हो सकता है वो हथियार आपके खिलाफ इस्तेमाल कर ले, तो अब आप क्या करोगे? आपके पास क्या सिचुएशन है, सोच के देखो। आप क्या करोगे? आप भी ऑब्वियसली हथियार बनाने की कोशिश करोगे। भाई कल को मेरा अगर मुकाबला हो मेरे पड़ोसी के साथ में, मेरे पास भी हथियार रहना चाहिए ना। तो न्यूक्लियर अगर उसने टेस्ट कर लिया तो हम भी न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि नहीं तो वो पड़ोसी तो शैतान है, वो कल को हमें नुकसान पहुंचा दे। तो फिर इंडिया ने भी अपनी पॉलिसी इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि USSR के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब थे, न्यूक्लियर और चाइना के पास में हो गए, तो इंडिया ने भी अपनी पॉलिसी बनाई। और शुरू में हमने भी जो है इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारी न्यूक्लियर पॉलिसीज फ्रेम की। और बाद में जाके जो है इंडिया ने सक्सेसफुली इंदिरा गांधी के ड्यूरेशन में हालांकि सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया था जिस मिशन को। बाद में जाके अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए और इंडिया न्यूक्लियर कैपेबल बना। यहाँ पे एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है NPT का। ये देखिए, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। एक तो आपके MCQ में क्वेश्चन आ सकता है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT 1968 में बनी थी ये। और यूनाइटेड नेशन के जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर थे, उनका बहुत बड़ा रोल था इस NPT को बनाने में। वो ये चाहते थे कि भाई जो जितने भी दुनिया के देश हैं वो इस ट्रीटी को साइन करें। और इसका मतलब इस ट्रीटी के अंदर साइन करने का मतलब है कि भाई आप लोग जो है न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट नहीं करोगे। तो इंडिया ने इस ट्रीटी पे साइन नहीं किए। अब आप कहोगे सर इंडिया ने इस ट्रीटी पे साइन नहीं किए, क्यों नहीं किए भाई? क्योंकि इंडिया का यह कहना था कि तुम लोगों के पास तो हथियार हैं, है ना, हम हमारी सिक्योरिटी के लिए क्या, तुम भी खत्म कर दो हथियार तो हम माने, है ना। तुम कह रहे हो कि भाई हमारे पास तो है, लेकिन अब से कोई जो है वो टेस्ट नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं करेगा, तो ये तो बात गलत है। हमारे पास भी राइट है, पूरा अधिकार है, हम एक सॉवरेन कंट्री है, तो हमारे पास भी हमारी सिक्योरिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बचाने के लिए राइट है कि हम क्या कर सकें, पीस के लिए। ऐसा नहीं कि हम किसी पे हमला करने के, लेकिन हमारी सिक्योरिटी के लिए हम जो है न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करें। तो इसीलिए NPT पर इंडिया ने साइन नहीं किया। और इंडिया ऑलवेज कंसिडर्ड द NPT एज डिस्क्रिमिनेटरी एंड इंडिया रिफ्यूज टू साइन इट। ये क्वेश्चन बन सकता है आपका, है ना, इसलिए मैंने इस चीज को एम्फोसाइज किया यहाँ पे NPT को लेके।
एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, एनपीटी कब साइन हुई? 1968 में। कम्युनिस्ट चाइना ने कंडक्ट कब किया? 1964 में न्यूक्लियर टेस्ट। और एनपीटी क्या थी? न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इसके अंदर परमानेंट मेंबर्स ने एम्फेसाइज किया था कि ईच कंट्री मस्ट साइन दिस ट्रीटी एंड नॉन प्रोलिफरेट न्यूक्लियर बॉम्ब्स, न्यूक्लियर जो है उस पर न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे, इस तरीके की ट्रीटी ये जो थी। अब देखिए नेक्स्ट आपको क्या बता रहा है, ऐसी चीज को ध्यान में रखते हुए फिर इंडिया ने बाद में जो है न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए और अल्टीमेटली जाके अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में इंडिया क्या बना? न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री बना। तो ये हमारी जो है इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी रही है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पूरा चैप्टर था आपका इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी को लेके। यहां से शुरू हुआ था, देखिए इस पिक्चर से, है ना। एक बार वापस रिपीट करते हैं, कौन इस पिक्चर में बताओ जल्दी से? बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू। और ये भाई साहब है कौन? नाक्रुमोहा घाना के नासिर, मार्शल टीटो यूगोस्लाविया एंड उसके अलावा सुकार्नो इंडोनेशिया। इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन पूरा चैप्टर है। इस वीडियो के अलावा इसकी एक पैरेलल वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख सकते हैं, अवेलेबल हो जाएगी आपको। चैप्टर में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम वीडियोस देखेंगे, पूरी एक सीरीज देखेंगे। आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में इस चैनल को शेयर कीजिए। और अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को भी बताओ। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।